हो गया क्या? एक मिनट सर। हो गया। हाँ सर। पहले वाले में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 या SN2? SN2। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर आई लग जाएगा ओ के राइट साइड को लेके। ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3I प्लस C2H5OH। जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो CH3 का बनेगा। कैसे? ये देखो, एक तो इधर तो CH3 है, इधर CH2CH3 है, तो जो लेस क्राउडेड होता है SN2 में उसी का कार्बोकेटाइन बनता है। लेस क्राउडेड कौन है? लेस क्राउडेड है मेरा SN2, ठीक है। सर ये SN2 SN2 मेरा कैसे लेस हुआ क्राउड। सर? थ्योरी पढ़ के आया जो मैंने लिखवाया तेरे को, बता। कल वाले थ्योरी पढ़ा तूने जो मैंने पढ़ाया था? हाँ सर। तो बस थ्योरी पढ़ के आ, समझ आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या होगा, SN1 होगा या SN2 होगा? SN1 होगा। सेकंड वाले में SN1 होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा कार्बोकेटाइन है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। बेंजाइलिक में भी 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कार्बोकेटाइन बनेगा, तो एक तो बन जाएगा ये OH, और जो कार्बोकेटाइन बना है उस पर I- लगेगा। I- नहीं, सॉरी, इस बार Br है, तो Br लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। थर्ड वाले में क्या मिलेगा, SN1 और SN2? SN1 रिएक्शन होगा। SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, 3 डिग्री। 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ Cl और बनेगा इधर ये, ठीक है। 4 वाले में बताओ, फोर्थ वाले में क्या मिलेगा, SN1 और SN2? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। SN1 होगा। क्यों होगा SN1? ठीक है सर, वहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्योंकि वो 3 डिग्री नहीं है। SN1 होगा, देखो रीजन बताता हूँ। हमारा कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ठीक है। ये मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा, और साथ में बनेगा O- के साथ
ये है ना, ये तो बन ही रहा है। कार्बोकेटाइन इसको क्यों बनाया, दूसरे वाले को क्यों नहीं बनाया, उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसको ध्यान से देखो, क्या ये एरोमेटिक दिख रहा है? सर हाँ एरोमेटिक का मतलब होता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू 0 रखो तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसलिए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा ये, इधर लग जाएगा I प्लस ये लगेगा OH। अगर मैं अपोजिट वाली रिंग को, जो राइट वाली रिंग है उस पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लगाता तो वो एंटी एरोमेटिक बन जाता, इसलिए मैंने मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को चूज किया। और अगर कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है तो वो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मेरा क्या बना है, इसलिए मेरा क्या बोलते हैं SN1 रिएक्शन फॉलो हुआ है। समझ गए? हाँ अब दूसरे वाले में बताओ SN1 होगा या SN2 होगा? ये एक साइक्लिक ईथर है। SN2 होगा। SN1। इसमें देखो, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड से अगर कार्बोकेटाइन बनाने चाहते हो तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही मिलेगा, चाहे O के लेफ्ट में बना लो चाहे राइट में बना लो, मतलब SN2 ही होने वाला है, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन SN2 होगा, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन किसके पास में बनाए, H के पास में बनाए। यार मैंने है ना कुछ तो चेंज करना है क्वेश्चन में, हाँ अब ठीक है। अभी SN2 ही मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनाऊं, लेफ्ट में या राइट में? राइट। राइट में कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। क्यों राइट में कार्बोकेटाइन बनाऊंगा? क्योंकि मैंने ऐसा लिखा है कि जो लेस क्राउडेड होता है SN2 मैकेनिज्म में उसी को कार्बोकेटाइन बनाते हैं, तो राइट वाला कार्बोकेटाइन लेस क्राउडेड है, ठीक है। तो वहां पर आकर कौन अटैक करेगा, उधर आकर Br अटैक करेगा, है ना। तो इधर आकर Br अटैक करेगा जो कि मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है भाई, Br अटैक करेगा। बट तुमने ऐसा पढ़ा होगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि जब Br अटैक करता है SN2 मैकेनिज्म के अलोंग तो वो कार्बोकेटाइन को पीछे से अटैक करेगा, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेंज कर दो, वैच पर D को लगा दो, डैश पर H को लगा दो। समझे प्रोडक्ट बनाना? बोलो यार। सर ये हाँ आपने क्या बोला अभी, वो पीछे से अटैक करता है और पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के, तो पीछे से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए H और D का पोजीशन चेंज कर दिया, H को डैश पे ले आए, D को वेज पर ले आए। देखो ऑर्गेनिक के अंदर सिंपल सा फंडा है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपको आगे के लेक्चर समझने हैं तो पुरानी सारी थ्योरी एकदम टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी पढ़ाते हैं उनको पढ़ के आया करो, मुंह उठा के आ जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 6th वाले में देखो SN1 होगा या SN2 होगा? SN1। SN1 SN1 होगा होगा क्योंकि सर। कार्बोकेटाइन 3 3 डिग्री या डिग्री है। मोर स्टेबल है, 3 डिग्री या मोर स्टेबल है, मतलब ये जो है ये मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो इसका कार्बोकेटाइन बनेगा तो बनाएंगे, तो देखो I है ना, हाँ I PH Me और नीचे ET, तो प्रोडक्ट में इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा क्योंकि ये तो कायरल है, इसलिए क्योंकि हमने ऐसा तो नहीं बोला था SN1 में कि पीछे से अटैक करेगा, SN1 में दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए मिरर इमेज भी मिलेगा। और एक प्रोडक्ट मिलेगा, क्या है ये, OH H D और Me। समझ गए? हाँ अब देखो HBr डाला है एक्सिस में, पहले तो बताओ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1। SN1 फॉलो होगा, ठीक है, हाँ SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो हमारे को ये वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OH प्लस और I वाला Br, BR ठीक है। हाँ सर। बट एक्सिस में डाला है तो एक बार और HBr आएगा, तो OH को हटाकर Br लग जाएगा, एक्सिस में डाला है ना। समझ रहे हो बात को?
हाँ सर। सर ठीक है, सेकंड वाले में SN2 क्यों नहीं लिया? सेकंड वाले में देखो ना, सेकंड वाले का कार्बोकेटाइन ये है, पीएच है, और इस पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा ना। ये देख मैंने यहाँ पर लगाया, हाँ ऊपर बॉक्स बना के दिख रहा है। तो ये तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री का, वो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ सर। इसलिए SN1 लिया है। अब देखो, अगर मान लो इसी में तुमको बोलता, इसी क्वेश्चन में यही वाले में 7th वाले में तुमको बोलता है कि तुमने डाला है एनहाइड्रस HBr, तो तुमको क्या करना पड़ता है? एनहाइड्रस HBr डाला तो SN2 SN2 रिएक्शन। SN2 SN2 रिएक्शन करना पड़ता, मतलब लेस क्राउडेड पर Br अटैक करता, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलता। बताओ। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो 7 क्वेश्चन तो हो गए, कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं वो भी करो, है ना, अभी हमारे खत्म नहीं हुआ है काम। 8th मान लो ऐसा है, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन, इनमें अगर तुम थोड़ा भी दिमाग लगाओगे। देखो ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटर रिलेटेड है बहुत ज्यादा पुराने चैप्टर से, तुमको GOC1 GOC2 से लेकर सब कुछ क्लियर होगा तभी आगे के चैप्टर समझ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ पता होना चाहिए ना, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कैसा रहता है, ये सब बातें। इसमें दो चीजें हैं, एक बार तो डाला है कॉन्सेंट्रेटेड HI, एक बार डाला है एक्सिस में HI। 10th में क्या बोला है? PHOCH2 PH, HBr डाला है, and the last one is this। इसमें HI डाला है। ये 4 क्वेश्चन और करो, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग।
हो गया क्या? हाँ सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ इसमें कि कभी भी अगर ईथर में एक तरफ बेंजीन हो, है ना, कभी भी अगर ईथर में एक तरफ बेंजीन हो तो ये नहीं बनाना है ना, ये नहीं बनाना है कभी भी, है ना। दिस इज अनस्टेबल, ये चीज तुमने पहले भी पढ़ी होगी, है ना। अगर ईथर में एक तरफ बेंजीन हो तो उसका कार्बोकेटाइन नहीं बनाना कभी भी, मतलब कार्बोकेटाइन किस साइड बनेगा, दूसरे वाले साइड का। तो अब पहले वाले में प्रोडक्ट क्या होगा, SN1 से करेंगे सर। ठीक है, SN1 से नहीं करेंगे, SN2। SN2 से हो रहा है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। बस बेंजीन वाला कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनाना, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें क्या बनेगा, अगर एक तो ये हो गया, प्लस एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, बताओ ऐसा ही हाँ होगा। सर। एक्सिस ऑफ एच आई में क्या होगा ये बताओ, एक्सिस ऑफ एच आई वाले केस में क्या होगा, सर रिएक्शन नहीं होगी। एक्सिस ऑफ एच आई वाले केस में इस पर आयोडीन मत लगा देना, इस पर आयोडीन मत लगा देना, वो OH का OH ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन पर कार्बोकेटाइन तो बनता ही नहीं है ना, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इस पर बेंजीन पर आयोडीन मत लगा देना, आयोडो बेंजीन मत बना देना, फर्दर फिनॉल रिएक्शन नहीं करेगा, जो है वो वैसा ही रहेगा। समझ गए? बोलो। हाँ इसमें कुछ ऐसा होगा, ठीक है, PHCH2Br। 11th वाले में क्या होगा, सर राइट वाले इसमें आई आई लगा देंगे। नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेंजीन पर भी पॉजिटिव स्टेबल नहीं है और ब्रिज हेड पर भी पॉजिटिव स्टेबल नहीं है ना, दोनों पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, हमने ईथर का रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं SN रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। SN का सर मतलब क्या 9th है, वाला एक और बार बताइए ना। 9th वाले में देखो, 9th वाले में क्या होगा, 9th वाले में तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब रिएक्शन होता तो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता, ये अपना फर्दर रिएक्शन देता और इसमें कन्वर्ट हो जाता, आई में सर मतलब। सेकंड वाले में, एक्सेस वाले में। हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अगर एक्सिस में डाला है तो फिनॉल और फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता, आयोडो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता ना, यही लग रहा था तेरे को। हाँ हाँ बट सर। फिन कभी भी तू देख लेना, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का, उसमें मैंने लिखवाया है, और उसमें हर में देख लेना, नोट डाल के मैंने लिखवाया है कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, अगर रिएक्शन होता तो SN1 या SN1 रिएक्शन होता तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनता ना, हाँ वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो अनस्टेबल है, हमने पहले ही बोल दिया, तो रिएक्शन होगा ही नहीं आगे, वो फिनॉल का फिनॉल ही रहेगा। हाँ सर ठीक है। अब देखो हमारा आगे क्या है, SN रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। SN मतलब वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है, इपॉक्साइड के बारे में पता है तुम्हें, व्हाट इज इपॉक्साइड? ट्रायंगुलर। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इधर कुछ भी लग सकता है, ये क्या होता है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर मेरा इपॉक्साइड होता है, ठीक है। इपॉक्साइड की रिएक्शन हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इसमें होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज लिख देता हूं, 3 मेंबर्ड
cyclic ether can also react in basic medium. जैसे हमने सिंपल ईथर के लिए बोला था वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट कर सकता है, बट साइक्लिक वाला क्या होता है, बेसिक में भी रिएक्ट कर सकता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. ठीक है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. ईथर सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता था, बट साइक्लिक ईथर कैन ऑल्सो रिएक्ट इन बेसिक मीडियम. बेसिक में भी रिएक्ट कर सकते हैं. अब इनका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में कैसा मैकेनिज्म होगा, तो उसके कुछ पॉइंट्स है जो हमने याद रखने. पहला, फर्स्ट पॉइंट, इट इज SN2 टाइप मैकेनिज्म. सेकेंड पॉइंट, nucleophile attack from backside of living group at less hindered कार्बोकेटाइन. मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा लेस हिंडर्ड कार्बोकेटाइन पर. कैसा रिएक्शन होगा, मान लीजिए ये मेरा साइक्लिक ईथर है ना, सपोज करो ये है ना, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिया, ये मेरा साइक्लिक ईथर है. ठीक है, अब हमारा इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आया RDS. इधर R लगाने का मतलब क्या है, R लगाने का मतलब ये लेफ्ट वाला कार्बन को मैंने मोर हिंडर्ड बना दिया है R लगाकर. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने लेस हिंडर्ड पर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो बन क्या गया, RCH CH2, ऊपर तो NU आ गया और नीचे O- आ गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा और वाटर अपना H+ दे देगा. ठीक है, तो यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर CH2 और ऊपर NU. न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के. ठीक है, ये बात है बेसिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना ही मेरा RDS है ना. एसिडिक मीडियम में हम लोग देखते हैं ना, एसिडिक मीडियम में हम लोग बोलते हैं इट इज SN1 टाइप मैकेनिज्म. सेकंड बोलते हैं हम लोग इसमें, सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड of living group at more hindered कार्बोकेटाइन. ठीक है, ये मोर हिंडर्ड कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा, पर ये भी बैक साइड से करेगा. अब देखो यहाँ पर मेरी लैंग्वेज को ध्यान से देखो, मैंने बोला है ये SN1 टाइप है और वह SN2 टाइप है, मतलब मैकेनिज्म SN1 SN2 जैसा नहीं है, बट उसके जैसा दिखता है. ठीक है, एक सेकंड रुको यार, 5 मिनट वेट करो.
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। सर अब देखो, हम लोग एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में हमारे रिएक्शन SN1 जैसा हो रहा है ना, तो अब इसमें अलग चीज क्या है, दोनों के अंदर देखो बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप से अटैक हो रहा है ना, इसमें भी बैक साइड ऑफ एलजी से अटैक कर रहा है, एक में लेस हिंडर्ड पर अटैक कर रहा है, एक में मोर हिंडर्ड पर। एसिडिक में मोर हिंडर्ड पर करेगा और बेसिक में लेस हिंडर्ड पर। अब देखो एसिडिक में कैसा होगा, ये एक आर मैंने अलग से इसलिए बताया कि भाई मेरा लेफ्ट वाला कार्बन मोर हिंडर्ड है। अब एसिडिक मीडियम में पहले मेरे को H+ दिखेगा, अब इस H+ पर कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन आएगा और इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ये पहला वाला रिएक्शन तो AB रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल वाले अटैक करने वाले स्टेप RDS है। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, बताओ कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा ना, इपॉक्साइड वाले कार्बन पर ही हमेशा अटैक होगा, इस बात को ध्यान रख लेना। जो 3 मेंबर के रिंग में जो 2 कार्बन होंगे उसी पर अटैक होगा, जो मोर इंडर्ड है उस पर अटैक किया और ये इधर शिफ्ट हो, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, RCHNU चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ही तुम्हें समझ आएगा कि क्या हो रहा है। एक बार थ्योरी को पढ़ लो ढंग से, इसमें जो थ्योरी मैंने लिखा है ये बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट कैसे बनाना है, फिर क्वेश्चन करने में ताकि आसानी रहेगी। बेसिक में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड पर अटैक करेगा और अपोजिट वाली साइड पर OH बन जाएगा, ठीक है। बेसिक में लेस हिंडर्ड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक में न्यूक्लियोफाइल मोर हिंडर्ड पर अटैक करेगा, बस यही सीन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, C2H5MgBr और साथ में क्या, एक्वस NH4Cl। अब देखो हमारे को एक तो हमको दे रखा है इपॉक्साइड, ठीक है। C2H5MgBr हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और एक्वस NH4Cl से हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई मीडियम कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। ये हमको एक्वस NH4Cl से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, CH3CHCH2, ये O है, इसमें डाला है CH3OH इन एसिडिक मीडियम। थर्ड क्या है, थर्ड कुछ ऐसा है, इसमें LiAlD4 और उसमें H2O है एसिडिक मीडियम में। थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ क्या है, फोर्थ में थोड़ा सा हम लोग ऐसा बना रहे हैं, HDMeH, इधर PHMgBr, इधर H2O है और बेसिक मीडियम है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ मान लो ऐसा कुछ है, ऊपर Me है, CH3 है, इधर H है,
इधर CH3 है, इधर H है, ठीक है। यहाँ पर H2O है H प्लस के साथ। एक और रिएक्शन लिखवा देता हूँ, इस पर स्टार मार्क लगा देता हूँ मैं, है ना। स्टार मार्क क्यों लगाया वो भी मैं बता दूंगा। CH3 MgBr है बेसिक मीडियम में। ये करो सारे। मैंने तुम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस का शीट सेंड कर दिया क्या? नहीं सर। नहीं किया क्या सेंड? अरे यार देखता हूँ मैं। सर ORS की शीट मिल गई हमको, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मिल गया क्या? हाँ सर। चलो कोई नहीं, मैं भी अपनी तरफ से सेंड कर देता हूँ।
देखो जो ORH वाली शीट है ना, उसमें तुम्हारे शीट में 4 सेक्शन है। सेक्शन ए है रिडक्शन, सेक्शन बी है ऑक्सीडेशन, सेक्शन सी है हाइड्रोलिसिस और सेक्शन डी है डी कार्बोक्सिलेशन। वो हमने नहीं पढ़ा है ना? तो क्या करें फिर, क्योंकि वो हम लोग पढ़ेंगे तो सही, बट जब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, तब हम लोग उसको पढ़ेंगे। सर वो ORM 4 में आएंगे क्या फिर? नहीं नहीं, एक चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, उसमें आएगा। तो ऐसा करते हैं, मैं तुमको एक दूसरी शीट सेंड करता हूँ उसको सॉल्व करो तुम लोग। मैंने तुम्हें एक और शीट सेंड करी है, उसको सॉल्व करना है तुम्हें, है ना? एडवांस का शीट दिया है मैंने ना, उसको सॉल्व कर लो। सर सिर्फ उसको या दोनों करना है? क्या बोल रहे? तो सिर्फ सिर्फ एडवांस ही करनी है या दोनों मेंस एंड एडवांस? नहीं, जो शीट मैंने अभी ग्रुप पे सेंड करी है बस वही सॉल्व करनी है। चलिए, हो गया होगा ये? हाँ सर। हाँ सर। सर यार किधर गया? हाँ, पहले वाले में देखो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो पहले तो बताओ मीडियम एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक सर। एसिडिक। एसिडिक मीडियम है तो मेरा यहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए मोर इंडर्ड पर। हाँ। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा? एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OCH3। थर्ड वाले में अगेन थर्ड वाले में अगेन ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसमें बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है? डी है मेरा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल डी यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब बेसिक मीडियम है तो लेस हिंडर्ड पर न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो लेस हिंडर्ड कौन है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला। राइट। राइट। राइट वाला। तो यहाँ पर वो सर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी ना? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन दूसरे चेंज वाले। हो गई। अगर पीएच मेरा न्यूक्लियोफाइल था जिसने अटैक किया है, तो एच और डी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा। समझे? हाँ सर। सर मतलब ये हर केस में होगा ना, पीछे से आ रहा है तो? हाँ, अब बेसिक मीडियम तो वाला हो गया, फोर्थ में एसिडिक मीडियम है तो उसमें, अब एसिडिक में देखो यहाँ पर तो दोनों न्यूक्लियोफाइल, दोनों पोजीशन एकदम आइडेंटिकल है तो कहीं पर भी लगा दो तो ऐसा होगा CH3 H OH, इधर भी न्यूक्लियोफाइल भी मेरा OH, पर यहाँ पर CH3 और H का पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक, दोनों में पीछे से ही अटैक होता है। समझे? बोलो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। क्लियर है? बोलो। सर थर्ड वाला देखना था एक बार। हाँ। अब देखो नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं ना, उस पॉइंट के बेस पर ही 6th क्वेश्चन होगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज रेट ऑफ, क्या लिखूंगा यार मैं लिखूंगा रेट ऑफ SN2
ऑफ इपॉक्साइड ज्यादा होती है किससे? SN2 रेट ऑफ RX। एल्काइल हैलाइड की SN2 रिएक्शन से इपॉक्साइड की SN2 रिएक्शन फास्टर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारे को सामने न्यूक्लियोफाइल में देखो दोनों चीजें हैं, हमारे को इपॉक्साइड भी है 6 में और एक हेलोजन भी लगा हुआ है, मतलब हेलोजन भी है। ठीक है, हेलोजन भी है और इपॉक्साइड भी है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इपॉक्साइड पे। बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पर Cl CH2 और लेस इंडर्ट पर आएगा तो CH2O माइनस और इधर बन गया CH3 और उसके ऊपर CH3 मेरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मेरा मीडियम बेसिक था तो हमारे पास एसिडिक एच तो है नहीं, कहीं पर दिख रहा है एसिडिक एच? अगर चलो ठीक है एसिडिक एच होता भी सही तो क्या होता? अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वाटर होता तो वाटर से एसिडिक एच लेता और ये क्या बना देता? ऐसा बना देता। अब इसमें फर्दर और रिएक्शन होगा क्या? एक ही कंपाउंड में OH भी है और Cl भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता? SN2 ऑफ RCl होता। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता और ये यहाँ से लीव कर जाता, तो यहाँ से मिलता CH2 यहाँ पर ये बन गया और इधर CH2 और इधर CH3। समझे मेरी बात? बोलो। सर हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें करने को, करके बताओ। क्वेश्चन क्या है कि C2H5 MgBr था, उसमें हम लोग क्या डालें कि हमको ये मिल जाए? ऐसा इपॉक्साइड से रिलेटेड ये रिएक्शन। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, ठीक है। सर सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में तो एसिडिक एच नहीं था ना, तो OH कैसे बनेगा? वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का एसिडिक एच आ गया वाटर का। हाँ सर। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं इपॉक्साइड ये वाला ले लूं, ठीक है, और उसका रिएक्शन कराऊं C2H5 MgBr से, मीडियम कुछ भी हो एसिडिक बेसिक उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं। तो क्या ऐसा मुझे मिल सकता है? बोलो। हाँ सर। और ये क्या हमारे प्रोडक्ट जैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था? हाँ तो ये हमारे को लेना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन मार्क की जगह ये आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीरेन। सबसे छोटा इपॉक्साइड है ये, इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं। क्लियर है? हाँ लास्ट है हमारे पास इस चैप्टर में SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड का मतलब क्या है? बताओ। सर बेंजीन के साथ हैलोजन। बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन, एरोमेटिक हैलाइड होगा ना, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मान लो ऐसा कुछ है ना, क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे हम लोग ज्यादातर, उसमें मैंने NaOH डाला, ठीक है, तो हम बोलते हैं नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों बोलते हैं? एसिडिक मीडियम भी लेते हैं हम लोग, नो रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बताओ।
हम लोग नो रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता है अदर OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, ऐसा हमने पढ़ा है। बेंजीन पर अगर हेलोजन लगता है तो रिएक्शन नहीं देता, इसलिए हमने बोला है नो रिएक्शन। बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। बट ये रिएक्शन हो जाएगा अगर हम थोड़ी रिगरस कंडीशन रखें। मतलब अगर ऐसा हो, मैंने NaOH लिया H+ के साथ, बट थोड़ा टेम्परेचर दूं, मतलब अप्रॉक्स इतना होता है, और थोड़ा प्रेशर तो बहुत ज्यादा है 300 ATM, ठीक है, इतना प्रेशर दूं, इतना टेम्परेचर रखूं, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल Cl को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर OH बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, तुमने शायद सुना होगा, डाओ प्रोसेस। सुना है क्या नाम? NCERT में पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर में सर। हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स में पढ़ा होगा डाओ प्रोसेस, ठीक है। हाँ सर। अब हमने क्या करते हैं, हम अगर बेंजीन रिंग पर एक एक कर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो हमारे बेंजीन पर आने वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता जाएगा, क्योंकि Cl हटेगा, बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब अगर मैं क्या करूं, इस बेंजीन पर एक NO2 ग्रुप लगा दूं तो हमारी रिएक्शन बहुत इजीली हो सकती है पहले के कंपैरिजन में अब इजीली हो सकती है, क्योंकि मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया है। तो क्या होगा, बेंजीन थोड़ा सा, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होने लगेगा, क्योंकि NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है। तो पहले अगर 350 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही थी, तो अब 170 डिग्री सेल्सियस पर ही रिएक्शन हो जाएगा, और हमारा रिएक्शन ऐसा हो जाएगा कि Cl की जगह OH आ गया। अब मैं एक की जगह 2 NO2 ग्रुप लगा दूं तो मतलब एक ऑर्थो पर और एक यहाँ पर, टेम्परेचर और अब घट जाएगा। अब टेम्परेचर और कम हो जाएगा, मान लो अब 95 डिग्री सेल्सियस पर ही रिएक्शन होने लगेगा, और प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, OH और ऐसा। अगर मैं NO2 एक और लगा दूं तो मतलब दोनों ऑर्थो टेम्परेचर के की साइड जरूरत ही पर, नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हमारे को क्या होगा, हम लोगों को बस स्लाइटली थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, है ना, हल्का सा हमको वार्म करना पड़ेगा, हमारा रिएक्शन हो जाएगा और हमको ऐसा मिल जाएगा, है ना, पिक्रिक एसिड मिल जाएगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम रिएक्शन करवाने के लिए क्या करें, या तो बहुत ही रिगरस कंडीशंस रखें, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, लाइक NO2 जैसा, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ होगा, अगर जनरल रिएक्शन लिखें तो ऐसा कुछ होगा कि बेंजीन पर मान लीजिए NO2 ग्रुप लगा है, ऊपर Cl है, कोई मेरा न्यूक्लियोफाइल आया है, उसको मैंने हीट दिया है, तो जनरल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। एसिडिक में ही है ना सर? हाँ, सारे एसिडिक में ही है। ओके सर। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन से मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा, तो मैकेनिज्म वही है, एसेंट रिएक्शन हो रहा है हमारा, ना। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म देखो कुछ ऐसा है, नीचे NO2 लगा है, इधर Cl है, ये ऐसा है, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा है, इस वाले कार्बन पर अटैक किया है। इस कार्बन पर अटैक क्यों कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो कार्बन क्या है, ऊपर Cl लगा है, ठीक है, Cl लगा है ऊपर, तो क्या होगा कि कार्बन और ये वाला कार्बन और ये क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है क्या, बोलो। इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है और ऊपर जो Cl लगा है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। हाँ सर। हाँ रिएक्शन में यस डिफरेंस है, तो इसकी वजह से इस कार्बन पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसकी वजह से ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को ऐसा कुछ मिलेगा। देखो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम रिएक्शन ऐसी है जिसमें इंटरमीडिएट एक कार्बेनाइन बनता है। इसमें इंटरमीडिएट कौन बना है, कार्बेनाइन, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बेनाइन वापस इधर आके बॉन्ड बनाएगा और ये Cl इधर से लीव कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे को क्या मिला, हमारे को मिला ये ऊपर Nu। बहुत कम रिएक्शन ऐसा है इनऑर्गेनिक में जिसमें इंटरमीडिएट क्या मिलता है, कार्बेनाइन। इस कार्बेनाइन को स्टेबल कौन कर रहा है, जो हमारा NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बेनाइन को स्टेबल करेगा। अब इस रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें रेट का, सबसे पहले रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो बताओ रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा। रेट प्रोपोर्शनल होगा अराइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन और Nu माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। RDS में जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं के प्रोपोर्शनल होता है रेट, बताओ। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सेकंड पॉइंट, rate of reaction is directly proportional to stability of कार्ब एनायन। कार्ब एनायन के प्रोपोर्शनल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्ब एनायन है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट, अरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon leaving group ability। लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि जो पहला वाला स्टेप है जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है वो हमारा RDS है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो उस पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। समझ रहे इस बात को, लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट। पहला वाला पीक ऊपर आया है, क्यों, RDS RDS है। RDS है। ठीक है, RDS है। चलिए और पॉइंट्स लिखते हैं इस रिएक्शन के बारे में। और पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, अराइल हैलाइड which have -M group at ortho and para position give SN2AR reaction। इस रिएक्शन को SN2AR रिएक्शन बोलते हैं। SN2 रिएक्शन 2 क्यों लगाया है, क्योंकि देखो रेट के अंदर, रेट के काइनेटिक्स में देखो दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए SN2 लगाया है। AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है, अराइल हैलाइड की रिएक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग SN2AR रिएक्शन। समझ गए। हाँ सर। सेकेंड पॉइंट में लिखता हूं, इट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले स्टेप में देखो, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, सेकेंड स्टेप में हेलोजन का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, सेकेंड स्टेप में हेलोजन का एलिमिनेशन होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, लीविंग ग्रुप effect doesn't affect the rate of reaction, but -I of halogen can affect ROR। -I ऑफ हेलोजन को हम लोग इफेक्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि हेलोजन का -I जो होगा,
हेलोजन का माइनस आई रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। क्यों अफेक्ट करेगा? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा माइनस आई होगा हेलोजन का, उतना ही ज्यादा उस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। जितने ज्यादा कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा उतना इजीली मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। समझे मेरी बात को? हाँ सर। हाँ सर। देखो SN2 ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये तुम अपने सेंस से बताना कौन ज्यादा होता है, और SN2 ऑफ एराइल हैलाइड कौन इजी है होना, रेट किसका ज्यादा होगा? एल्काइल हैलाइड। और रेट हमारा एल्काइल हैलाइड का ही ज्यादा होगा, क्योंकि एराइल हैलाइड तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है ना, इतनी रिगरस कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं तब एराइल हैलाइड का रिएक्शन हो पा रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक बार एल्काइल हैलाइड हमारा सर एक बार फर्स्ट एल्काइल वाला हैलाइड। समझाइए। क्या फर्स्ट वाला? फर्स्ट पॉइंट सर, हिंदी में मत SN2AR। जगह है क्या तू? हाँ, नहीं सिंपल सर, लिखा है वो आप बता। कि एराइल हैलाइड जो होते हैं जिस पर -M ग्रुप लगा होगा ऑर्थो पैरा पर, वो SN2AR रिएक्शन देंगे। बस क्या बताऊं इसमें, बता। नहीं वो SN2AR, वो थोड़ा हो गया। SN2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल है, ये देखिए रेट का काइनेटिक्स है, इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए SN2 बोल रहे हैं। AR इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एराइल हैलाइड है तो इसलिए AR बोल रहे हैं। ओके सर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करो एक। क्वेश्चन है मेरा, arrange the following in decreasing order of reactivity towards SN2AR reaction। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के नीचे NO2 लगा है। तो बताना है क्या इनका ऑर्डर होगा, बताओ। वन टू थ्री फोर। ये ऑर्डर आएगा? हाँ। क्यों हाँ। आएगा ये ऑर्डर? -IF का हाँ सबसे ज्यादा है। इफेक्ट। क्योंकि -I लगेगा तो उस कार्बन पर उतना ही ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो उतना ही अच्छा मेरा रिएक्शन होगा। समझ गए? बोलो। हाँ सर। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शंस को कंप्लीट करना है ना। पहला रिएक्शन है ये, NO2 पर F लगा है, NaSH से रिएक्शन किया है और हीट भी किया है। सेकेंड रिएक्शन है Br NO2 NO2, फिर NH2 के साथ रिएक्शन करवाया है, हीट भी किया। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्या इस वीक का? नहीं सर, सेकंड है। सेकंड है। सेकेंड, ठीक है। ये करो पहले, फिर और देता हूँ।
सर थोड़ा नीचे करेंगे कैसे? हो गया क्या? हो गया क्या? हाँ हाँ सर। पहले वाले में क्या होगा? सिंपल, मेरा न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, NaSH में SH न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में भी सिंपल, 2 NO2 लगे हैं तो Br को मेरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा, ऐसा बन जाएगा। थर्ड वाले में देखो फ्लोरीन भी है क्लोरीन भी है, किसको रिप्लेस करेगा? सर कहाँ पर अटैक करेगा? क्लोरीन। फ्लोरीन को सर। क्लोरीन। एक सेकंड रुको यार। हाँ सर, अब वो डबल इंटीजर वाला हाँ देखो इसमें क्या करना है। हाँ अब इसमें तुम लोग क्या बोल रहे हो, कहाँ पर आएगा? फ्लोरीन। क्लोरीन। एल। फ्लोरीन पर नहीं आएगा, Cl पर आएगा, है ना। पहली चीज तो ये है कि Cl पर आएगा, तो SCH3 मेरा होगा। इसमें देखो ना, S- CH3 न्यूक्लियोफाइल और Na+ अलग, ऐसा होगा।
तो क्लोरीन पर आएगा, पहली चीज आएगा क्लोरीन पर क्लोरीन पर क्यों आएगा इसका लॉजिक दो। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में NO2 पैरा पे है। देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखवाए थे, पॉइंट में मैंने लिखाया था विच है -m ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, है ना। तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में तो मेटा पर आ गया ना। हाँ सर। समझे क्लोरीन को क्यों रिप्लेस किया। हाँ सर। अब अगेन सेम क्वेश्चन है, अब फ्लोरीन क्लोरीन दोनों है, अब किसको रिप्लेस करेंगे, 1 ही मोल है हमारे न्यूक्लियोफाइल। फ्लोरीन ये करेगा सर। आप फ्लोरीन को करेगा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा पर भी NO2 है, मतलब स्ट्रॉन्ग -m का ग्रुप है तो हो जाएगा। ज्यादा होता है। समझ गए। हाँ सर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर हमने NaOH डाला है, NaOH क्या करेगा सबसे पहले बताओ। Br की जगह पे अरे नहीं भाई, एसिडिक H निकालेगा। एसिडिक H ले जाएगा ना, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। हाँ सर। समझे, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, न्यूक्लियोफाइल घूम के Br वाली पोजीशन पर अटैक कर देगा। हाँ अब देखो कितने मेंबर का रिंग बना है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट देखो ऐसा बनेगा, NO2 6 मेंबर का रिंग है, मतलब ऐसा ऐसा, और ऑक्सीजन ने अटैक किया है तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन। समझ में आया प्रोडक्ट, बोलो बोलो यार। हाँ हाँ सर। चलिए और क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर CN है, तुम्हें थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। कोई मैंने बेस डाला है यहाँ पर, हीट दी है। 7th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अरे वो लड़का है क्या अपने पास, उसका क्या नाम है जिसके भाई को मैंने रिपीटर बैच में पढ़ाया था, श्रेयस, श्रेयस का भाई था ना अपने बैच में, कहाँ पर है वो। सर वो एडवांस बैच में है। सर वो एडवांस। अच्छा उसके भाई का क्या रैंक आया IIT में, किसी को पता है क्या। रैंक नहीं पता सर, एडवांस में सिलेक्ट हो गया था। हाँ वो तो मेरे को पता है, मैंने नाम मैंने भी देखा उसका, उसका नाम आया, तो मेरे को यही देखना उसका रैंक क्या है।
हो गया क्या? सारी क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। बोलो पहले वाले में क्या होगा? फर्स्ट वाले में बताओ क्या होगा? एसिडिक एच पहले तो एक एसिडिक एच यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि बेस है। बेस क्या करेगा? सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस होता है। एसिडिक एच निकल गया। अब ये फ्लोरीन है हेलोजन, उसके रिस्पेक्ट में CN ग्रुप लगा है पैरा पर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग -M का ग्रुप होता है CN। तो ये इधर अटैक कर देगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, है ना। तो देखो कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, देख लो 1 2 3 4 5 6। फाइनल प्रोडक्ट बना दो, ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ अब सर। इसमें देखो, इसमें CF3 स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर ये कौन लग जाएगा? यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। हमारा न्यूक्लियोफाइल ये है। क्लियर हो गया? इस वाली रिएक्शन में क्या होगा? CH2Cl का Cl हट जाएगा। CH2Cl का Cl हट जाएगा, यहाँ पर SH आ जाएगा, ये Cl एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन है? ये तो है एल्काइल हैलाइड। ये हेलोजन तो एल्काइल हैलाइड है। और ये कौन है? ये अराइल हैलाइड है। तो फास्टर कौन होता है? एल्काइल हैलाइड फास्टर है। हाँ सेम नीचे वाली रिएक्शन में होगा, एल्काइल हैलाइड का हेलोजन हट जाएगा और हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ गए? हाँ सर। तो ये मेरा ORM3 यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब हम लोग होमवर्क डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 शीट निकाल लेता हूँ मेरे को। शीट कहाँ है? जल्दी से डाउट भी बोल दो अपने जो जो है। सर फर्स्ट 8 11 4 फर्स्ट 8 11 4 और बोलो 13 17 13 17 बस 18 यही है। 18 सर ऑनलाइन का भी एक बाकी था, एक बाकी था, कौन सा? 18th वाला। अरे यार वो मैं भूल गया देखना, मैं इसको देख के बताऊंगा ना, मैंने देखा ही नहीं, याद नहीं रहा मेरे को, है ना। हाँ पार्ट सर। 2 पर पहले कर ले, ठीक है। पार्ट 2 में देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 के बाद 1 क्या है? The EMF of the cell is this। सेल हमें दे रखा है जिंक से, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, और Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe है। इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻², इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻³ और इनका सेल का EMF दे रखा है E cell is equal to 0.2905। The value of equilibrium constant for the cell reaction is, ठीक है, तो कर लो। ये E0 सेल गिवन है, क्यों? क्योंकि हमको 298 केल्विन पर दिया है,
तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। नहीं कर सकते क्या इसको? हाँ सर। नहीं आ रहा आंसर? बताओ, यहाँ से आंसर नहीं आता क्या? है सर। सॉरी हमने रॉन्ग कर दिया है, हमने ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। एक्चुअली हमको ढूंढना पड़ेगा ना सर शायद पहले। ई सेल ही हमें गिवन है ना, ई सेल हमें गिवन है। पहले हमको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा log q अपॉन k, सॉरी log q से। q क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 10⁻² अपॉन 10⁻3। ठीक है, तो 0.2905 इक्वल टू ई नॉट सेल, ये माइनस में 0.03 आएगा अप्रॉक्स, और ये आएगा log 10, तो मतलब 1 हो गया। तो ई नॉट सेल कितना हो गया? 0.2905 प्लस 0.03, तो कितना आ गया? 0.511 और ये 3, ये आएगा। बोलो। हाँ सर। अब ये मेरा ई नॉट सेल आ गया। अभी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर। कर सकते हो क्या? हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, 4 के बाद 8 देखना है। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है? कुछ पैराग्राफ दिया है। क्या बोला है? इफ कैथोड इज Hg इलेक्ट्रॉन द मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो 2 मोल बन रहा होगा Hg, शायद इसमें कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, देख लो। देखो NaCl का मोल्स कितना है? उसका वॉल्यूम 0.5 लीटर इंटू मोलरिटी, मतलब 2 मोल्स है NaCl का। बताओ, NaCl का 2 मोल्स है क्या? हाँ हाँ तो 2 मोल्स क्या मिलेगा? 2 मोल्स NaHg मिलेगा, क्योंकि NaCl का 2 मोल है तो 2 मोल ही NaHg मिलना चाहिए, क्योंकि Hg तो शायद बहुत सारा होगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोड है ना, मतलब वो तो बहुत सारा है। बोलो। हाँ ये क्या है? ये सोडियम अमलगम में जो कि 2 मोल मिलेगा। 2 मोल का वेट कितना होगा? 2 इंटू 1 मोल का वोल्ट 23 प्लस 200, तो यहाँ से 446 आ जाता है। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? कुछ दे रखा है ऊपर, है ना, वो पढ़ा नहीं हमने। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl वाज कैरिड आउट बाय पासिंग दिस एम्पियर करंट। टाइम रिक्वायर्ड इज the time required to liberate this mole of H2 gas at cathode। करंट कितना दे रखा है? करंट दे रखा है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, टाइम कितना चाहिए H2 गैस लिबरेट करने के लिए कैथोड? तो NaCl, तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर कैटायन जाएंगे और उनका रिडक्शन होगा, तो Na प्लस तो जाएगा नहीं, पहले H2 हो जाएगा रिडक्शन के लिए, क्योंकि Na प्लस तो S ब्लॉक का है, उसका रिडक्शन नहीं हो सकता H2 के सामने। तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस प्लस 2 OH माइनस, ऐसा हो जाएगा। बोलो। हाँ हाँ। तो इसका कितना मोल चाहिए? इसका मोल चाहिए 0.01 मोल, है ना। तो इसका 0.01 मोल करने के लिए चार्ज कितना फ्लो करना पड़ेगा? 0.02 फैराडे। बताओ। जीरो 0.02 फैराडे मतलब कितना मिली फैराडे हुआ? ट्वेंटी हुआ क्या? हाँ सर। ठीक है, अब देखो चार्ज क्या होता है, फैराडे क्या होता है? फैराडे होता है I इंटू टी अपॉन 96500, ये होता है फैराडे। फैराडे I इंटू टी अपॉन 96500 तो होता है। हाँ तो 20 मिली फैराडे इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर इंटू टाइम अपॉन 96500। तो टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा 96500 इंटू 2, मतलब 000
6 12 13, तो 13 में क्या आएगा 3 1 89, तो कितना आएगा 1.93 नहीं 19.3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। हाँ सर। इसका डाउट था उसको समझ आ गया, ठीक है। 8 हो गया, अब 11 13 देखना है। 11 वाला क्वेश्चन एक्चुअल में तुम्हारे जेई मेंस के सिलेबस में तो नहीं होता है, तो इसको मतलब कैसे बताएं, एडवांस वाले में भी ये नहीं पूछा जाता, तो इसको स्किप कर दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर ये बताने के लिए मुझे एक पूरा एक टॉपिक होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 11 हो गया, 13 17 18, 13 में क्या बोला है, अरे भाई पैराग्राफ पूरा, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शोन शो मिल्लू इन कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। क्या दिया ये, अच्छा ऐसा कुछ है, m से m2+ जा रहा है, उसके ब्रैकेट में क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट mx2, मतलब एक्चुअल में ये क्या है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है m mx2 से x माइनस, और दूसरी साइड लिखा हुआ है m2+ जिसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻³ से m, ऐसा कुछ दिया है ना। The EMF of the cell depend on the difference, क्या लिखा है, the EMF of the cell depends on the difference in concentration of m2+ and 2 electron, the EMF of the cell is this, 298 केल्विन पर दिया हुआ है EMF of the cell, E सेल हमको दिया हुआ है कितना 0.059, ठीक है। The solubility product of is based on the information available is, solubility product हमसे पूछा है, ठीक है। x माइनस के कॉन्सेंट्रेशन तो हमें दी नहीं है, चलिए देखो, मैं ऐसा मान सकता हूं क्या, इस सेल को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, m से m2+ और इधर जा रहा है m2+ से m, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता नहीं तो c मान लेता हूं, और इसका कॉन्सेंट्रेशन c कितना होगा, इसका Ksp अपॉन x माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा बोल सकता हूं क्या। हाँ और ये एक तरह से क्या बन गया है, ये एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गया है, बोलो कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गया है, तो इसका E0 सेल क्या होगा, 0 होगा, ऐसा बोल हाँ। सकता हूं। तो E सेल जो कि कितना दे रखा है 0.059 इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 तक ही लिख दो इसको, बाय 2 लॉग में प्रोडक्ट, मतलब ऊपर C आएगा और नीचे आएगा 10⁻⁻3, नीचे आएगा 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग को पॉजिटिव लॉग में ऐसा लिख दो 10⁻³ अपॉन c, ऐसा लिख सकता हूं, बोलो। हाँ। चलिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 10⁻³ अपॉन c इज इक्वल टू 10⁻², इसको ऐसा लिख सकता हूं आगे, हाँ। तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया मेरे पास 10⁻⁵, मतलब उस सेल में m2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना था ये मुझे पता चल गया, ठीक है। अब देखो mx2 था, वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो किस में डिसोसिएट होगा, m2+ और 2x माइनस में, मतलब s और 2s, और हमें m2+ का कॉन्सेंट्रेशन s तो पता चल ही गया ना 10⁻⁵ है, तो Ksp क्या होता है, Ksp इज इक्वल टू 4s³, तो 4 इंटू 10⁻⁵ का क्यूब, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻15, समझे। हाँ सर। सॉल्युबिलिटी का मतलब एक तरह से उसका कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। चलिए समझ गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक सेल दिया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, एक तरफ मेटल है, कुछ तो है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, इधर प्लेटिनम सॉलिड है, इधर H2 गैस है, 1 बार प्रेशर दे रखा है, और इधर H प्लस है, 1 m उसका कॉन्सेंट्रेशन है, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाया है, फिर M+4 से M+2 में जाता है ना, एक्वस से एक्वस में जा रहा है, ठीक है। हमें x का वैल्यू पूछा है। अगर हमको बोला है E सेल इज इक्वल टू 0.092 है और इनका कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो अगर ये है तो क्या होगा, ठीक है। मतलब हमें पूछा है M2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन M+4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो ये तो हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है क्या, बताओ। देखो E0 सेल क्या होगा, E0 सेल होगा SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड पर कौन है, कैथोड पर ये लोग है, एनोड पर ये लोग है, तो एनोड का तो 0 होगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एनोड का तो 0 होगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। कैथोड की बात करें, कैथोड का SRP में क्वेश्चन में गिवन है क्या? हाँ गिवन है, कितना? 0.151, तो E0 सेल आ गया 0.151, ठीक है। अब देखो E सेल है 0.92 इज इक्वल टू 0.151 माइनस 0.0591 बाय n का वैल्यू 2 आएगा लॉग में। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन को मैं लिखने का डायरेक्ट तरीका क्या है, प्रोडक्ट साइड में कौन होंगे, H प्लस और M2 प्लस होंगे, बताओ। हाँ सर। तो H प्लस की तो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा क्योंकि 2 H प्लस होंगे, और M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, है ना। M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज लिख देता हूं और नीचे M4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसा लिख देता हूं इसको। देखो इसको अप्रॉक्स करके मैं लिख देता हूं, या फिर ठीक है जैसा है वैसा ही रहने दो, -1.51 इज इक्वल टू -0.0591 बाई 2 लॉग में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 दे रखी है, तो ये आएगा लॉग में 2 प्लस अपॉन M4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। क्या यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। क्या बोला है इसमें, देखते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ दिस aqueous solution of weak monobasic acid, मतलब कोई HA टाइप का एसिड है, मोनोबेसिक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको दे रखा है 0.0015 m, ठीक है। We want to determine by using conductivity cell of platinum the distance between the electrode is this, तो मतलब L दे रखा है हमको 120 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। The conductance of this is found to be this, कंडक्टेंस मतलब G, यूनिट से भी पता चल रहा है वो G ही है, 5 × 10⁻⁻7 सीमन, यूनिट से पता पड़ रहा है वो G ही है, कप्पा नहीं है। The pH of the solution is this, मतलब pH दे रखा है सॉल्यूशन का 4। The value of limiting molar conductivity of this weak monobasic acid is this, मतलब लैम्बडा नॉट m कितना दे रखा है, Z × 10⁻² सीमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ये लैम्बडा नॉट m का वैल्यू दे रखा है, तो Z का वैल्यू मुझे पता लगाना है। तो देखो सबसे पहले तो ये यहां से मुझे पता पड़ा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻4, ठीक है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है, HA, इसको डिसोसिएट किया तो H प्लस और A माइनस में जाएगा, मतलब ये C था इनिशियली 0 0, C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होता है 10⁻⁻4 के इक्वल है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 10⁻⁻4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, वो कितना दे रखा है 0.0015, ये आ गया। अब मुझे पता है लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा
इनफाइनाइट m दैट इज इक्वल टू अल्फा, मतलब 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.0015। हमें अगर लैम्बडा इनफाइनाइट m पता लगाना है, लैम्बडा m पता लगा लूं तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्बडा m कैसे पता लगाएंगे, लैम्बडा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। तो लैम्बडा m इज इक्वल टू कापा, तो कापा इज इक्वल टू GL/A होता है, बोलो। हाँ सर। इंटू G इंटू L कितना है 120 अपॉन A है 1, तो ये आएगा 120 इंटू 5 600 इंटू 10⁻7, मतलब 6 इंटू 10⁻9। तो कापा का वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 10⁻9 इंटू 1000 अपॉन m कितना है 0.0015। क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इसके आगे, हाँ सर। बोलो। चलो ठीक है फिर, तो हमारा ये डिस्कशन हो गया। अब हमारा होमवर्क क्या है आज के लेक्चर में, जो शीट मैंने ORH का जो मैंने सेंड किया है वही सॉल्व करना है। ओके सर। ORH की शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ही करना है सिर्फ सॉल्व, है ना। एक्सरसाइज 1 में 2 पार्ट होते हैं एडवांस की शीट में, तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट 2 ही सॉल्व करना है, ये कंप्लीट सॉल्व करना है। सेक्शन एक्सरसाइज सेक्शन नहीं, उसमें 3-4 सेक्शन है, सब में मिला जुला के 30 क्वेश्चन होगा ज्यादा से ज्यादा, तो उसी को सॉल्व करना है कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 कंप्लीट, ठीक है। ओके सर।